हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो पिछले वीडियो में हमने देखे थे सब बेस और बेस्कोस और उसमें कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं। मेनली वहाँ पे एग्रीगेट्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट साइजेस के होते हैं। ये सब डिटेल्स मैंने आपको बताया था। और साथ में जो एग्रीगेट्स होते हैं उसकी क्वालिटी एश्योरेंस करने के लिए हम कौन से टेस्ट कैरी आउट करते हैं उसका मैंने आपको जस्ट ब्रीफ इंफॉर्मेशन पिछली वीडियो में दिया था। तो इस वीडियो में आपको मैं जो टेस्ट हम एग्रीगेट के ऊपर कैरी आउट करते हैं उसकी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए वो आपको मैं थोड़े से डिटेल में बताऊंगा। मतलब वो टेस्ट क्यों कैरी करते हैं, उसके पर्पस क्या है, उसके प्रोसीजर्स क्या है, उसके स्टैंडर्ड वैल्यूज़ क्या है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। सो अभी देख स्टार्ट करते हैं। तो हम एग्रीगेट्स जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं उसके अंदर मेनली 3 टेस्ट हम कैरी आउट करते हैं। उसमें के फर्स्ट टेस्ट है इम्पैक्ट टेस्ट, सेकंड वन इज़ क्रशिंग टेस्ट एंड थर्ड वन इज़ लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट। तो ये 3 टेस्ट हम कैरी आउट करते हैं। तो हर एक टेस्ट का अपना एक स्पेसिफिक ये पर्पज़ है। तो हम देखेंगे उसका पर्पज़ क्या है और क्यों कैरी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इम्पैक्ट टेस्ट से। सो इम्पैक्ट टेस्ट जैसे कि नाम में लिखा है इम्पैक्ट, मतलब यहाँ पे कुछ तो इम्पैक्ट करके हम टेस्ट कैरी आउट करेंगे। तो इम्पैक्ट मतलब क्या, जहाँ पे सडन एप्लीकेशन ऑफ लोड होता है ना। तो उसका यूज़ क्या है, मतलब ये टेस्ट क्यों कैरी करते हैं। तो चेक रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स अगेंस्ट इम्पैक्ट। मतलब एग्रीगेट्स जो होते हैं हमारे मटेरियल हमने यूज़ किया रोड के अंदर, उसको उसके कितने रेजिस्टेंस है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है अगेंस्ट इम्पैक्ट। इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा रोड पे। फॉर एग्जांपल सपोज़ यहाँ पे हमारा व्हीकल मूव हो रहा है रोड पे और यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर है, उसके ऊपर से व्हीकल मूव होके आगे चला गया। तो वहाँ पे जब उसका जो फ्रंट व्हील का जो टायर्स होंगे जब टच करेंगे हमारे रोड सर्विस को, वहाँ पे एक थोड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा लोड की वजह से। तो वहाँ पे उस पोर्शन पे जो एग्रीगेट्स है हमारे इम्पैक्ट के कंडीशन पे मतलब इम्पैक्ट वहाँ पे उनको आ सकता है। इस तरह की और बहुत सारी जगह है जहाँ पे रोड के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो ये सब सिचुएशन में हमारे जो रोड का सब बेस है वो स्टेबल रहना चाहिए। इसके लिए हम एग्रीगेट्स यूज़ कर रहे हैं, उसकी इम्पैक्ट वैल्यू चेक करते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में यहाँ पे नीचे एक मोल्ड होता है। तो टेस्ट के अंदर एक मोल्ड होता है, उसके अंदर हम साइड से मटेरियल लाते हैं, उसको फिल करते हैं। और यहाँ पे जो यूपर दिख रहे हैं ये अरेंजमेंट जो है लॉकिंग, और ये जो वेट दिख रहा है ये होता है हमारा वेट जो हमें इम्पैक्ट जो एग्रीगेट्स के ऊपर देने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से एक जनरल अरेंजमेंट होता है। यहाँ से अनलॉकिंग करके ये वेट यहाँ पे फॉल होता है फ्रीली, और जो एग्रीगेट्स होते हैं इम्पैक्ट उन पे आ जाता है। तो उसके अभी एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है अब हम देखेंगे। ओके, सो प्रोसीजर क्या हम स्टार्ट करेंगे। तो प्रोसीजर में क्या है, हम पहले जाएंगे साइट पे। तो जो भी हमारा मटेरियल आया उसको चेकिंग करेंगे। तो रिक्वायर्ड टेस्ट के लिए जो भी मटेरियल होगा हम ले लेंगे साइट पे, मटेरियल लैब को कैरी आउट करेंगे। तो वहाँ पे आने के बाद हम पहले क्या करते हैं, सीव करते हैं। मतलब जो मटेरियल है उसको सीव करेंगे। कैसे करेंगे कि वो 12.5 mm सीव से पास हो जाना चाहिए, और 10 mm जो सीव होता है उसके ऊपर उसका रिटेंशन होना चाहिए। उसके बाद हम उसको उस मोल्ड के अंदर फिल करेंगे। उसको हम 3 लेयर्स में फिल करेंगे। एच लेयर को हम टैम्पिंग करेंगे एज यूजल टू मेक इट डेंस एंड टू रिमूव एनी वॉइड्स। उसके बाद जो हमारा एक्चुअल प्रोसीजर है, जो वेट होता है हमें उस पर मोल्ड के ऊपर 25 टाइम्स उसको ब्लो करेंगे। जो वेट होता है हमारा 13.5 से 14 kg का होता है। फीलिंग के बाद हम यहाँ से अनलॉक करेंगे, ये वेट फॉल हो जाएगा यहाँ पे। उसका वेट होता है 13.5 से 14 kg का, ये हमारा ऊपर का वेट होता है। और इसकी हाइट होती है अप्रोक्सीमेटली 38 सेंटीमीटर जो हाइट ऑफ वॉल है। और ये 15 ब्लोज के लिए होता है, मतलब 15 बार हम उसको मटेरियल के ऊपर ब्लो करेंगे। तो इस तरह से हमारा टेस्ट कैरी आउट होता है। सो ये 25 टाइम्स हम जो लेयर फिल करते हैं उसके लिए है। और ये 15 मतलब जो वेट हमारा फॉल होगा 1 2 3 4 लाइक दिस। तो ये 15 बार हम उस पर मटेरियल एग्रीगेट्स के ऊपर फॉल करेंगे। तो ये फॉल होने के बाद हम जो मटेरियल है फिर उसको क्या बाहर निकालते हैं और उसको फिर से सीविंग करते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, वो 2.36 mm का सीव लेते हैं और उसके ऊपर से उसको सीव करते हैं। और जो भी मटेरियल हमारा उसके ऊपर से जो सीव है उसके उससे निकल जाएगा, हम उसका वेट कर लेते हैं। तो और उससे हम हमारे इम्पैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इम्पैक्ट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ फाइन पासिंग टू 2.36 mm डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट जो हमने इनिशियली लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइन पासिंग टू 2.36, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा एग्रीगेट था इनिशियली ऐसे स्टेज में था
मतलब उसका जो जो ओरिजिनल साइज़ है, ड्यू टू इम्पैक्ट उसका मतलब क्रशिंग एक्शन की वजह से उसका फाइन में कन्वर्शन हो गया। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने रफली डायग्राम बनाया आपके। तो उसकी वजह से क्या हो गया, जो मटेरियल है हमारा इम्पैक्ट की वजह से कितना क्रश हो रहा है, ये यहाँ से हमें डिटरमाइन पड़ेगा। क्योंकि 2.36 mm जो है, जो हमारे इनिशियल टेस्ट के लिए हमने सिव लिया था 10 mm के, उससे बहुत ही छोटा है। तो जो इम्पैक्ट होगा उसकी वजह से जो हमारा एग्रीगेट्स उसका क्रशिंग हो गया या पाउडर फॉर्म जो भी फॉर्म हो गया, तो इससे पास हो जाएगा, है ना। तो जो पास हो गया मटेरियल अगेंस्ट टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट्स, तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारे इम्पैक्ट की वजह से कितने एग्रीगेट्स हमारे क्रशिंग हो गए या उसका फाइननेस में कन्वर्शन हो गया। तो ये परसेंटेज ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा फाइननेस हो रहा है मटेरियल का तो अल्टीमेटली जो हमारा रोड सरफेस है उसकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगा। क्योंकि जो एग्रीगेट्स है उसकी फाइननेस होने की वजह से यहाँ पे जो हमारा सब ग्रेड है वो सेटल हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे IRC ने कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हुए हम वो देखेंगे। तो इम्पैक्ट वैल्यू है शुड नॉट लेस दैन 35% फॉर वेरिंग कोर्स। मतलब 35% मतलब टोटल वेट से 35, मतलब यहाँ पे सपोज 100 हमारा इनिशियली 100 ग्राम का वेट था, उसमें से अगर 35 के ऊपर अगर ये वैल्यू जा रहा है परसेंटेज ऑफ पासिंग 2.36 mm, तो हमारा मटेरियल यूज़ करने के लायक नहीं है। अगर उससे कम है तो इट्स एक्सेप्टेबल। सिमिलरली फॉर बेस कोर्स, मतलब जो हमारा नीचे वाला कोर्स होते हैं उसके लिए 45 के अबव, मतलब 40 या 45% के अबव ये जाना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों है ये 35 और 45? क्योंकि वेरिंग कोर्स होता है जो उसके ऊपर मैक्सिमम मतलब इम्पैक्ट होता है व्हीकल्स का, तो उसके लिए हमें वैल्यू सेफर साइड पे 35 रखते हैं। लेकिन सब जो नीचे वाले लेयर होता है उस पर उतना इम्पैक्ट नहीं आता जितना जो फ्रंट का हमारा टॉप का लेयर होता है। इसकी वजह से इसका वैल्यू 45 रखा हुआ है। तो ये हो गया इस टेस्ट की रिगार्डिंग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो हम हमें अगला टेस्ट देखेंगे, उसका नाम है क्रशिंग टेस्ट। हमारा क्रशिंग टेस्ट है, तो नाम में लिखा है क्रशिंग, मतलब यहाँ पे कोई तो एग्रीगेट्स को हम क्रशिंग के लिए मतलब फोर्स करते हैं। वो कैसे करते हैं, तो ग्रेजुअल लोड के थ्रू। यहाँ पे हमने क्या किया था, इम्पैक्ट अगेंस्ट सडन लोड था, मतलब सडनली फॉल हो रहा था। यहाँ पे हमारा लोड्स ग्रेजुअली इंक्रीज होते उसको कॉम्प्रेस करते जाएगा। ओके, तो क्रशिंग टेस्ट का पर्पस क्या है, टू चेक रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स अगेंस्ट ग्रेजुअल लोड, मतलब ग्रेजुअली इंक्रीजिंग लोड के अगेंस्ट हमारे एग्रीगेट्स कितने स्टेबल है, ये हम इस टेस्ट से डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ मैंने जनरल अरेंजमेंट बताया हुआ है, यहाँ पे मोल्ड है उसका एग्रीगेट्स में फिल किए हुए, उसके ऊपर यहाँ पे वेट है जो हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और ये जनरल स्टैंडर्ड्स है, मैंने एक्चुअली स्टैंडर्ड्स ज़्यादा दिखाई नहीं है, तो आप टेक्स्ट बुक से अपने जो भी स्टैंडर्ड है वो रिमेंबर कर सकते हैं एग्जाम में आपको ड्राइंग निकालने के लिए यहाँ पे भी। ओके, सो बेसिक जो है आपको मैं बताने की ज़्यादा कोशिश करूँगा। तो बेसिकली लोड एप्लीकेशन एंड एग्रीगेट्स एज गन टू क्रशिंग, मतलब यहाँ पे कॉम्प्रेशन के लिए जा रहे हो दोनों तरफ से, ड्यू टू कॉम्प्रेसिव एक्शन ऑफ अपर लोड एंड बॉटम से भी रिएक्शन होता है, उसके अंदर ये दो एग्रीगेट्स हमारे क्रश हो रहे हैं। तो रोड के ऊपर क्रशिंग तो होता ही है, क्योंकि ये जो मूवमेंट हमारा सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा रोड पे व्हीकल जा रहा है, तो यहाँ से जो व्हील का रोड है वो हमारे रोड के सरफेस के थ्रू रोड के ऊपर कैरी आउट करेगा। सिमिलरली नीचे से ग्राउंड का रिएक्शन आएगा यहाँ से और यहाँ पे भी, तो एग्रीगेट्स यहाँ पे कॉम्प्रेशन के लिए चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम उसका क्वालिटी चेक करने के लिए ये टेस्ट कैरी आउट करते हैं। तो प्रोसीजर सिमिलर टू इम्पैक्ट टेस्ट ही है, तो इसलिए मैंने ये टेस्ट आपको मतलब साइड बाय साइड रखे हुए। तो यहाँ पे देखते हैं प्रोसीजर क्या है। सिमिलरली हम साइड पे आने के बाद सैंपल कलेक्ट करेंगे, फिर उसको सीव करेंगे। कैसे करेंगे, 12.5 mm से उसको पास होना है और 10 mm के ऊपर रिटर्न होना है। ऐसे मटेरियल हम ले लेंगे, उसको फिर इस मोल्ड के अंदर 3 लेयर्स में 25 टाइम डैम्पिंग करके हम फिल करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर हम एक ग्रेजुअल लोड अप्लाई करेंगे 40 किलोन्यूटन पर मिनट का। ओके, और उसके बाद आफ्टर स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड टाइम लोड एप्लीकेशन हम उसको फिर से 2.36 mm के सिव से पास करेंगे और देखेंगे कि कितना मटेरियल हमारा क्रश हो गया है या कितना फाइन फॉर्म उसका हो चुका है। सिमिलरली जो क्रशिंग वैल्यू का फार्मूला है वो सेम ही है, परसेंटेज ऑफ फाइन पासिंग थ्रू 2.36 mm डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट। सो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ये सेम फार्मूला उसका है। तो उसके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो देखेंगे अभी, मतलब जो हमारा क्रशिंग टेस्ट है उसके। तो यहाँ पे IRC ने कहा है कि क्रशिंग वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 30% फॉर वेरिंग कोर्स और क्रशिंग वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर दैन फॉर 45% फॉर बेस कोर्स। सिमिलर टू दिस ओनली यहाँ पे 35 था, यहाँ पे 30 हो गया। तो इस तरह से आप ये साइड बाय साइड ऐसे मतलब टेबल बना के भी इस वैल्यू को रिमेंबर कर सकते हैं। ओके, सो ये दो टेस्ट थे हमारे। जो फर्स्ट था इम्पैक्ट, उसके बाद हाँ हमारा था क्रशिंग टेस्ट।
तो उसके स्टैंडर्ड्स यहाँ पे मैंने आपको थोड़े से बता दिए। उसके बाद आता है हमारा लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट। तो ये टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है इस दोनों टेस्ट से। तो यहाँ पे जो हम एग्रीगेट्स का रेजिस्टेंस टू एब्रेशन, मतलब जो एग्रीगेट्स होते हैं, एब्रेसिव एक्शन होता है, रबिंग एक्शन उसको कह सकते हैं, उसको हम टेस्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे एक छोटा सा मैंने बताया एग्रीगेट्स और जो रोड सरफेस होता है, यहाँ पे हमारा समझ लो ये रोड सरफेस है और ये हमारा व्हीकल है। तो उसके ऊपर जो मूवमेंट होता है व्हीकल का, उसके अंदर जो रबिंग एक्शन होता है, एब्रेशन होता है, वो हम इस टेस्ट से कैरी आउट करेंगे कि हमारे एग्रीगेट्स कितने स्ट्रांग है एब्रेशन के अगेंस्ट। अदरवाइज़ उसका क्या हो जाएगा, वो उसके मतलब एग्रीगेट्स ब्रोक तो हो जाएंगे या फिर उसका सरफेस जो पील ऑफ होना मतलब निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा जो एग्रीगेट्स का सरफेस है वो कितना स्ट्रांग है, वो इस टेस्ट से हम डिटरमाइन करते हैं। तो इसके अंदर ये मैंने आपको बताया ये लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट का apparatus है। तो यहाँ पे कवर प्लेट है, यहाँ से हम एग्रीगेट्स अंदर फिल करते हैं जो भी हमारा रिक्वायर्ड वेट होगा। उसके बाद यहाँ पे अंदर एक स्टील का शेल्फ होता है, यहाँ पे एक छोटा सा, और कुछ स्टील बॉल होते हैं स्पेसिफाइड वेट के, जो स्टैंडर्ड वेट के हैं टेस्ट के, वो स्टील बॉल यहाँ पे अंदर प्लेस किए हुए थे। उसके बाद हम इसको रोटेट करते हैं। ओके, और रोटेशन की वजह से क्या होता है, जो एग्रीगेट्स है, स्टील बॉल और जो शेल्फ है, इनका आपस में एब्रेशन होता है। यहाँ पे मैंने देखा है एग्रीगेट्स और जो बॉल्स है एक में मतलब एक दूसरे से उसका एब्रेशन या रबिंग होता है, और जो एग्रीगेट्स है उसका वेरिंग से, मतलब उसका सरफेस जो पील ऑफ होता है या उसका ब्रेकेज भी हो सकता है, कुछ एग्रीगेट ब्रोक भी होते हैं। तो इस तरह से हम टेस्ट कैरी आउट करके उसका एब्रेशन कितना आ गया वो हम डिटरमाइन करेंगे। आप देखेंगे हम प्रोसीजर क्या है, उसका फॉर्मूला देखेंगे नीचे। तो प्रोसीजर में सिंपल है, सैंपल कलेक्शन हम करेंगे, उसके बाद हम उसका 5 to 10 kg वेट डिपेंडिंग अपॉन टेस्ट जो हमारे रिक्वायर्ड है वो हमें इसके अंदर ले लेंगे। उसके बाद हमें इसके 30 to 35 रोटेशन पर मिनट रोटेट करना है, मतलब 1 मिनट में 30 बार ऐसे रोटेट करना है। ओके, उसके बाद ये रोटेशन हमें कब तक करना है, जनरली 500 to 1000 रिवॉल्यूशन, मतलब 500 से 1000 के बीच में रिवॉल्यूशन हम जनरली ले लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा हम टेस्ट कैरी कर रहे हो, कितना मटेरियल है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 1.75 mm के सीओ से हम इसको सीओ आउट करेंगे, मतलब यहाँ पे 2.36 था, यहाँ पर 1.7 mm का सीओ हम यूज़ करते हैं। तो मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया था आपको, एब्रेशन एक्शन बिटवीन एग्रीगेट्स एंड स्टील बॉल सरफेस, मतलब यहाँ पे बॉल है या एग्रीगेट है, उनके दोनों के बीच में जो सरफेस है यहाँ पे एब्रेशन होता रहता है ना, यहाँ पे। तो इस तरह से एक प्रिंसिपल है इसका। तो कैलकुलेशन क्या है, लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट पासिंग 1.7 mm टोटल वेट ऑफ डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन, जो 5 to 10 kg जो भी हमने लिया है, और उसमें से 1.7 mm की जो सीव है उससे कितना पास आउट हो गया है। पास आउट हो गया इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि मतलब कितना उसका फाइन पाउडर हो चुका है, जो थ्रू ये जो स्मॉल साइज़ का सीव था उससे पास हो गया, जो हमारा मतलब उसका एग्रीगेट्स का ब्रेकेज हो गया। ये हमें डिटरमाइन पड़ता है इस ऊपर वाली वैल्यू से। और ये जो ऊपर वाली वैल्यू कमी चाहिए, क्योंकि हम अगर हमारा एग्रीगेट्स अगर ब्रोक हो रहा है या उसका सरफेस बहुत सारा पील ऑफ हो रहा है, तो उसने स्ट्रांग नहीं रहेंगे एग्रीगेट से ना। तो उसका सरफेस कैसा स्ट्रांग नहीं चाहिए, क्योंकि जो सरफेस पे उसका फ्रिक्शन या रोड के ऊपर जो भी आता है उसको मतलब स्टेबली कैरी आउट करने की उसमें उसके सरफेस में ये होनी चाहिए, क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए वजह से लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। ओके, तो IRC का उसमें क्या बताया हुआ है स्टैंडर्ड्स, ये देखेंगे। कंक्रीट रोड्स, जो कंक्रीट रोड में एग्रीगेट्स होते हैं, उसका लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू 16% से अब होनी चाहिए, बहुत ही कम है ना। जैसे कि यहाँ पे 30-45 था, है ना। तो कंक्रीट के लिए हम थोड़ा सा और अच्छे क्वालिटी का एग्रीगेट्स यूज़ करते हैं, और उसका स्टैंडर्ड लिमिट हमने थोड़ा सा हायर साइड पे रखा हुआ है, सेफर साइड पे। वेरिंग कोर्स जो हमारे बेसिक रोड होते हैं छोटे वाले, तो उसमें लॉस एंजल्स वैल्यू 30 तक चल जाता है। और बेस कोर्स होता है, मतलब जो नीचे वाले लेयर होता है उस पर उतना सा मतलब सरफेस कांटेक्ट नहीं आता, जो टॉप का लेयर होता है उससे, तो वहाँ में हम 50% तक की वैल्यू अलाउ करते हैं। तो ये 3 थे स्टैंडर्ड्स तीनों टेस्ट के IRC ने बताए हुए, और ये 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये सेम टेस्ट आपको कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में भी देखने को मिलेंगे, है ना। तो वहाँ पे भी आपको ये टेस्ट ज़रूर मैं बताऊँगा उसके। तो इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट होगा या कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। आई होप मैंने आपको ये सेक्शन अच्छे से बता दिया होगा। थैंक यू सो मच।